उस अधिकारी से, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से इतना पूछ के उस ऊपर के अधिकारी ने, जिसके पास कंट्रोल है, उस अधिकारी ने मिलान करके भेज दिया और कह दिया हां जा, हो गया, सबमिट हो गया। इसका मतलब क्या है? मिलान करके किसको भेजना था? प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। लेकिन मिलान करके किसने भेज दिया? मिलान करके भेज दिया उस अधिकारी ने जिससे उसने मदद मांगी कि यह हो नहीं रहा, कैसे करें। 26 तारीख को 60.96% वो डाटा बढ़कर सेकंड फेज का 66.74 के लगभग हो गया, और जो पहले फेज का था वो 60% से बढ़कर 66.14% हो गया। और जो टोटल डाटा इन चारों फेजों का हुआ बढ़कर, उसमें जो कुल वोट बढ़े वो 1,07,00,000 वोट बढ़े। साथियों नमस्कार। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आज लगातार चर्चा में है, लेकिन उसके पीछे कुछ और बड़े गंभीर कारण हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। और जो विषय है साथियों, वो विषय है कि 4 फेज के जो चुनाव हुए, अब तक 5 फेज के हो चुके हैं, लेकिन 5 में से 4 फेज के जो डाटा सामने आया है, और उस डाटा के बाद एक रिवाइज डाटा जो आया है, उस डाटा में तकरीबन 6% से ज्यादा का जो इजाफा हो रहा है, यानी वोटें बढ़ रही हैं। जैसे जो फर्स्ट फेज का जो पोलिंग हुआ 19 अप्रैल को, उस 19 अप्रैल के पोलिंग के बाद शाम को इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा दिया, उसका कहना था कि 60% मतदान फर्स्ट फेज में हुआ है। ठीक इसी तरह से जब सेकंड फेज का मतदान हुआ 26 अप्रैल को, तो उसमें बताया गया शाम को कि 60.96% मतदान हुआ है। लेकिन बहुत मजेदार बात यह है कि जब 30 अप्रैल को, यानी पहले चरण के चुनाव के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के चुनाव के 4 दिन बाद जो डाटा इलेक्शन कमीशन ने दिया, उस डाटा में, फर्स्ट फेज के डाटा में 6.14% की बढ़ोतरी हो गई। 6.14। और जो दूसरे फेज का डाटा था उसमें भी लगभग 6% की बढ़ोतरी हो गई। जिस डाटा को उन्होंने पहले बताया 26 तारीख को 60.96%, वो डाटा बढ़कर सेकंड फेज का 66.74 के लगभग हो गया, और जो पहले फेज का था वो 60% से बढ़कर 66.14% हो गया। और जो टोटल डाटा इन चारों फेजों का हुआ बढ़कर, उसमें जो कुल वोट बढ़े वो 1,07,00,000 वोट बढ़े। 1,07,00,000, यानी जिस दिन वोट पड़े इन चारों फेज में, उस दिन जो डाटा इलेक्शन कमीशन ने दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेज के चुनाव वाले दिन, उसके बाद में जो रिवाइज डाटा दिया, उसमें 1,07,00,000 वोट बढ़ गए। जो 5वें फेज का है, अभी उसका पूरा डाटा नहीं आया, लेकिन उसमें भी 2% का इजाफा अभी बताया जा रहा है। अब जिस समय वोट पड़ गई और उस समय गिनती इलेक्शन कमीशन के पास आ गई, तो ये इतनी सारी वोटें कहां से बढ़ गई? अगर वोटों के बढ़ने का यही सिलसिला रहा तो 4 फेज में अगर 1,07,00,000 वोट बढ़े हैं, तो 7वें फेज, यानी बकाया जो 3 फेज हैं, जिनमें 5वें फेज का चुनाव हो चुका और अब 6ठे फेज का चुनाव 25 तारीख को है, यानी परसों है, आज 23 है, और इसके बाद में जो आखिरी चरण का चुनाव है वो 1 जून को होना है। इन तीनों चरणों का आएगा तो इसका मतलब यह होगा कि लगभग 2 करोड़ के लगभग ये वोटें बढ़ जाएंगी, अनुमान जिस हिसाब से बढ़ रहा है। तो ये बढ़ कैसे रहा है? एक बड़ी मजेदार बात है कि जो फॉर्म 17 है, 17C, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है आपके पास में कि जो कंट्रोल यूनिट है उसका नंबर क्या है, बैलेट यूनिट का नंबर क्या है, वीवीपैट का नंबर क्या है, पोलिंग स्टेशन का नंबर क्या है, कितनी वोटें पड़ी हैं, पुरुष कितनी, महिला कितनी, वो टोटल वोट उसमें कितनी थी उस बूथ पर, और कितनी वोटें पड़ी, कितनी बकाया रह गई।
यह सारा का सारा फॉर्म एक साथ भरना होता है और भर के शाम को जैसे ही मशीनें सील होती हैं उसके तुरंत बाद ही जो पोलिंग एजेंट होते हैं वह भिन्न भिन्न पार्टियों के उनके सिग्नेचर करा के एक एक कॉपी उनको दी जाती है और तुरंत ही वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दिया जाता है। जब वो फॉर्म साथ के साथ भेज दिया जाता है तो वो जो डाटा आपके सामने आ रहा है उसके बाद कौन सा डाटा है जो ये बढ़ के आ रहा है। और एक और मजेदार बात कि इस बार ये जो डाटा भेजने के लिए है, डाटा भेजने के लिए एक ऐप इस्तेमाल किया गया है और वो बहुत बड़ा एक फ्रॉड है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो ऐप क्या है। ये देखिए, ये ऐप है MPS ऐप एंड ऑडियो विजुअल लिंक। ये आप देखें, ये अगर आप दिखा सकते हैं तो देखें, इसमें ऊपर लिखा है, अगर आप दिखा सकते हैं तो प्लीज इसे दिखाएं। ये देखें जो ऊपर लिखा है MPS ऐप ऑडियो विजुअल लिंक, और इसमें जो ऊपर है MPS ऐप डाउनलोड लिंक। ये डाउनलोड लिंक जो है आप इसे देखें, ये डाउनलोड लिंक, इसके माध्यम से हर बूथ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस ऐप के माध्यम से इसमें डाटा लोड करता है कि कौन सी कितनी वोटें पड़ी, कितने पुरुष कितने स्त्री, और इसके बाद में तुरंत बटन दबाते ही ये डाटा इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच जाता है। तो जैसे ही बटन दबाते उसके पास में पहुंचा, इसका मतलब यह हुआ कि सारा का सारा डाटा, सब कुछ इलेक्शन कमीशन के पास ज्यादा से ज्यादा 9-10 बजे तक, बहुत मान लो आप रात को 12 बजे तक उनके पास अवेलेबल हो जाता है। 12 बजे तक अगर आपके पास अवेलेबल हो जाता है डाटा तो 1 बजे तक, 2 बजे तक, और अब तो SY कुरैशी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका कहना यह है कि सुबह 7 बजे तक तो हर सूरत में सारा डाटा हमारे पास होता है और सुबह 7 बजे बता देना चाहिए। तो आप पहले उस दिन बता के आप 11 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद कैसे आप इस डाटा को रिलीज कर रहे हो? इसका मतलब साफ है कि आप जो कर रहे हो, और ये जो मैंने आपको लिंक बताया इसमें देखिए बाकायदा लिखा है, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से MPS ऐप डाउनलोड लिंक, DEO डेमो लिंक, यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के लिए जो डेमो लिंक है वो है उसका, वो है ये ऐप, और साथ में है RO डेमो लिंक रिटर्निंग ऑफिसर के लिए, ARO डेमो लिंक यानी असिस्टेंट एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर के लिए, और दूसरा SM डेमो लिंक यानी सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए डेमो लिंक, और PO प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए डेमो लिंक। ये सारे ऐप हैं और इस ऐप के माध्यम से जब आपके पास हर चीज तुरंत अवेलेबल है तो आप क्यों इतना समय लेकर डाटा बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं? और दूसरी मजेदार बात जो मैं यही बताना चाहता हूं, इस ऐप को मैंने जो दिखाया है आपको, यह बहुत जरूरी है। इस 6.5%, 6% जो वोट बढ़ा है, इसके माध्यम से बेईमानी हो चुकी। कैसे हो चुकी आप इससे अंदाजा लगाइए। जो डाटा है उसके देखें, टोटल वोट जो बढ़ा इन 4 फेज में 1,07,00,000। उस 1,07,00,000 में फर्स्ट फेज में जो वोट बढ़ा 18,60,000, जो पहले 60% था 66.14% हो गया। सेकंड फेज में जो वोट बढ़ा 32,20,000। थर्ड फेज में जो वोट बढ़ा 22,10,000। फोर्थ फेज में जो वोट बढ़ा 33,90,000। ये इतनी संख्या है, परसेंटेज से अलग हटकर संख्या देखिए कितनी बड़ी है, 1,07,00,000। और जो मणिपुर में जिस दिन पोल हुआ उस दिन जो शाम को बताया गया 72.5% पोल हुआ, लेकिन जब रिवाइज डाटा हुआ तो 78.2% बताया गया, यानी कि उसमें 5.2% बढ़ गया, 5.7% बढ़ गया। आंध्र प्रदेश में बताया गया 76.5% पड़ा और रिवाइज आया डाटा तो 80.7%, यानी 4.2% बढ़ गया। केरल में बताया गया 67.2% और जब रिवाइज डाटा आया 71.3%, यानी 4.1% वहां भी बढ़ गया। असम में बढ़ा 4.2%, महाराष्ट्र में बढ़ा 2.5%, वेस्ट बंगाल में बढ़ा 2.5%, बिहार में बढ़ा 1.5%, उड़ीसा में बढ़ा 1.7%, कर्नाटक में बढ़ा 1.3%,
यूपी में बढ़ा 0.4% और छत्तीसगढ़ में बढ़ा 1.2%। इतने प्रतिशत डाटा बढ़ गया। अब आप इसको देख लें कि इससे वोटों पे कितना असर पड़ता है, कि वोट परसेंटेज से नहीं पता लगेगा, लेकिन वोट से पता लगेगा कि कितनी वोट बढ़ी। यानी हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी हर लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग राज्यों में कितनी वोटें बढ़ी, आप इसका अंदाजा लगाइए। और ये वो देश है, ये देश का हर जगह कि जीत जो है 1 वोट से लेकर 400 वोट, 500 वोट, 100 वोट, 50 वोट, 1000 वोट, 2000 वोट, 5000, 10,000, इतने तक से हार जीत होती है। और बहुत सीटों पर हार जीत होती है। 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी पार्लियामेंट में। सो असम में जो वोट बढ़ी, जो परसेंटेज बढ़ा, उससे असर कितना पड़ा है, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पर 28,000 वोटें बढ़ गई। दूसरे जो तेलंगाना में आप देखें, जबरदस्त, यहां तो अलग ही हिसाब है। तेलंगाना में जो वोटें बढ़ी हैं, हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 60,000 वोट, हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। महाराष्ट्र में 30,000 वोट, वेस्ट बंगाल में 30,000 वोट, बिहार में 15,000 वोट, उड़ीसा में 17,000 वोट, कर्नाटक में 13,000 से लेकर 15,000 वोट। इतनी वोटों का अंतर हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पर पड़ गया। अगर इस सारे का औसत निकालते हैं तो हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पर, यानी 4 फेज में जो हुई है 379, उन पर लगभग 28,000 वोटों का अगर औसत निकाल लेते हैं, अलग अलग स्टेट में इतना पड़ता है, इतना अंतर पड़ गया। इसका मतलब साफ कि मोदी ने जो बेईमानी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन को साथ लेकर, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से इस देश में यह 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए करनी थी, वो कर ली है। और जहां तक करने की बात है, बहुत कुछ ऐसा लगता है कि ईवीएम के साथ साथ अब जो खेल चला है वो नया खेल है, जो बाकायदा नेट के माध्यम से जुड़ा है। ये जो लिंक मैंने आपको बताए साथियों, क्या ये लिंक इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है? जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये लिंक उनको भी बताए गए हैं? ये लिंक किसी को नहीं बताए गए हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक ऑफिसर, जब उसका मिलान नहीं हुआ वोटों का, जितनी वोट पड़ी थी, जब उसके बूथ पे मिलान नहीं हुआ, बहुत परेशान हो गया। तो उस ऑफिसर ने अपने सीनियर को, जो डिस्ट्रिक्ट में होता है, एआरओ होता है या आरओ होता है, उसको फोन किया कि ये मिल नहीं रहा। उसने कहा अच्छा किस बूथ का है, बूथ नंबर बताओ, अपना नाम बताओ, और उसने बताया। और उसके बाद में उसने वहीं से जो मिलान नहीं हो रहा था कि कितने स्त्री कितने पुरुष, टोटल कितना हुआ, कितना रह गया, जो मिलान नहीं हो रहा था, जिसके ये इस तरह का होता है कि जैसे आप बैंक में जो सुबह से शाम तक पूरी वर्किंग होती है, तो शाम को बाकायदा बैंक के जो अधिकारी हैं सब मिलकर उसका मिलान करते हैं कि कितना पैसा बैंक में आज जमा हुआ, कितना पैसा बैंक से निकाला गया, कितना चेक के माध्यम से, कितना कैश के माध्यम से हुआ, किस किस तरह से ट्रांजैक्शन हुई, कितना जो है अपने उसके कार्ड वगैरह के माध्यम से हुआ, सब कुछ मिलान होता है। और जब फाइनल मिलान हो जाता है तब वो डाटा सबमिट किया जाता है। और जब तक मिलान नहीं होता, डाटा सबमिट नहीं होता। ठीक इसमें भी जब तक आप इसमें पूरा मिलान नहीं हो जाएगा, डाटा सबमिट नहीं होगा। लेकिन उस अधिकारी से, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से इतना पूछ के, उस ऊपर के अधिकारी ने, जिसके पास कंट्रोल है, उस अधिकारी ने मिलान करके भेज दिया और कह दिया हाँ जाओ, हो गया, सबमिट हो गया। इसका मतलब क्या है? मिलान करके किसको भेजना था? प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। लेकिन मिलान करके किसने भेज दिया? मिलान करके भेज दिया उस अधिकारी ने जिससे उसने मदद मांगी कि ये हो नहीं रहा, कैसे करें। और उसने इतना ही पूछ के कि क्या है क्या। इसका मतलब यह है कि क्या इस लिंक के माध्यम से, क्या इस ऐप के माध्यम से, लिंक नहीं बल्कि कहा जाए, क्या इस ऐप, एमपीएस ऐप और एंड ऑडियो विजुअल लिंक, क्या इस ऐप के माध्यम से ही इस पूरे बेईमानी को, इस पूरे रिवाइज डाटा को अंजाम दिया गया है? अगर यह स्थिति है तो आने वाले 2 फेज का जो चुनाव होने वाला है, जो दिल्ली, हरियाणा में होना है, पंजाब में होना और बाकी उत्तर प्रदेश के राज्यों में होना है, बिहार में होना है, तो मैं सभी लोगों से, सभी साथियों से निवेदन करूंगा, इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो, उसके पास से जाके ये लिंक लीजिए, ये ऐप लीजिए, डाउनलोड कीजिए और पता लगाइए, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। और मोदी ने अब कहना भी शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के एक रैली में कहा कि 4 तारीख को जब उत्तर प्रदेश के लोग, उनकी वोटों का रिजल्ट आएगा, तो तब ये देखिए सारे की सारी अपोजिशन पार्टियां ईवीएम पर आरोप लगाएंगे। मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, ईवीएम के माध्यम से घोटाला है, बेईमानी, और अब ये तो उससे भी आगे की स्थिति हो गई, ये तो उससे भी आगे की बेईमानी हो गई। इन सारी स्थिति में ये जो चुनाव है, इस चुनाव में जो डाटा बढ़ के आया, ये सीधे सीधे बेईमानी है। और मोदी ने ये सब कुछ चुनाव जीतने के लिए किया है।
अगर 140 करोड़ देशवासियों के साथ धोखा होता है, हमारी जो इंफॉर्मेशन जितनी हमने कलेक्ट करी अपने साथियों के माध्यम से, पूरे देश भर से जो कलेक्ट करी हमने, प्रदेशों से, अलग अलग प्रदेशों से, सब कुछ जो हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन और डाटा आया है, उसके हिसाब से बीजेपी इस चुनाव में ईवीएम से हो रहा, फिर भी इस चुनाव में 100 सीट प्लस माइनस 20, यानी ज्यादा से ज्यादा 120 और 80, इसके बीच में ही कहीं सीटें उसको मिलेंगी, इसके अलावा सीटें नहीं मिलेंगी। अगर 120 से 121वीं सीट उसको मिलती है तो आप मान लीजिए कि ये जो बेईमानी की गई है, ये उसी के माध्यम से वो सीट उसको मिल रही है। और अगर देश की जनता अपने साथ होने वाला यह धोखा इसी तरह से देखती रहेगी तो तुम्हें गुलामी से कोई नहीं बचा सकता। ये मोदी और मोदी के साथ में इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है, यह गद्दार है, देशद्रोही है, 140 करोड़ भारतवासियों के साथ गद्दारी कर रहा है, देशद्रोह कर रहा है, उनके हक को लूट रहा है, एक व्यक्ति की गुलामी करते हुए इस पूरे चुनाव को ध्वस्त कर रहा है। तो ये सारी चीजों को हमें जानना है, देखना है। अगर मोदी इस चुनाव में जीतता है तो ये जो सारी बेईमानी है ये उसी के लिए है, यही नतीजा होगा। इसलिए मेरा जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन सबसे कहना है, लोगों से कहना है, सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहना है, कैंडिडेट्स से सबसे कहना है, इस बात पर हल्ला मचाइए। और मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन है कि इन हालात में अगर यह चुनाव नहीं रोका गया, इस चुनाव को दोबारा नहीं कराया गया, इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा गया, भारत तबाह हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। अब आप चाहें जो सवाल पूछा चाहें पूछे प्लीज।